जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमारा टॉपिक है आज का वो है व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को अगर हम डिफ़ाइन करना चाहें इन सिंपल वर्ड्स तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिफ़ाइन कर सकते हैं जी, कि बेसिकली जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये इकोनॉमिक्स की ही एक ब्रांच है, जिसके अंदर हम की वेरिएबल्स जो हैं उनको डिस्कस करते हैं। क्योंकि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमी का बिहेवियर एज ए होल हम स्टडी कर रहे होते हैं, हम इकोनॉमी को एज ए होल स्टडी कर रहे होते हैं इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसके अंदर हम की वेरिएबल्स इन कंसीडर करते हैं, जैसे कि टोटल आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी। टोटल आउटपुट जो है इकोनॉमी की, हम उसको एग्रीगेट लेवल पे स्टडी करते हैं। इसके अलावा एग्रीगेट प्राइस लेवल, इसको भी हम एग्रीगेट लेवल पे स्टडी करते हैं, इसलिए हमने एग्रीगेट प्राइस लेवल यहाँ पे लिया है। इंडिविजुअल कमोडिटी की प्राइस हमने नहीं ली इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसके अलावा एम्प्लॉयमेंट, जब हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं तो हम ओवरऑल इकोनॉमी की एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट को हम देख रहे होते हैं कि ओवरऑल इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, तो उसके लिए भी हम ओवरऑल इकोनॉमी को स्टडी करते हैं। इसलिए हमने इसको एम्प्लॉयमेंट के वेरिएबल को हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने स्टडी किया है। इसके अलावा जो वेरिएबल्स हम इसमें लेते हैं वो इंटरेस्ट रेट है। ज़ाहिर बात है, इंटरेस्ट रेट इकोनॉमी का होता है, पूरी इकोनॉमी के लिए कैलकुलेट किया जाता है। इसके अलावा वेजेस, वेज रेट जो है इकोनॉमी के अंदर जो होता है, फॉरेन एक्सचेंज रेट जो इकोनॉमी का होता है, ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसको हम ओवरऑल एट एग्रीगेट लेवल हम इसको कंसीडर कर रहे होते हैं। और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। अच्छा, इसके अलावा मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है कुछ प्रॉब्लम्स को कंसीडर करती है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ चीज़ें हैं जिसको कंसीडर करते हुए तमाम थ्योरीज़ को हम देखते हैं कि वो फार्मूलेट की गई हैं, जिसमें हमने ये हम कंसीडर करते हैं कि टू गेट हायर ग्रोथ रेट, कि इकोनॉमी का ग्रोथ रेट जो है वो इंक्रीज़ करना है। ये एक प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं, इसके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरीज़ हम फॉलो करेंगे। टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन सेकंड प्रॉब्लम है जिसको मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करती है। इसके अलावा जी अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन द टाइम्स ऑफ इन द पीरियड्स ऑफ रिसेशन एंड एक्सपेंशन। ज़ाहिर बात है, अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज भी होती है, रिड्यूस भी होती है। इकोनॉमी के अंदर रिसेशन का टाइम भी रहता है और इकोनॉमी में एक्सपेंशन भी होती है। तो इस अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करना है, अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करना है, ये भी एक पर्पस है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। इसके अलावा जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का ऑब्जेक्टिव है वो है फॉरेन एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करना, कि जो हमारी जो करेंसी है इसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी स्टेबल रहनी चाहिए। इसकी एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन को मॉनिटर करना, ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक ऑब्जेक्टिव है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के तकरीबन ये टोटल 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये हमें यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखे हुए। और इन तमाम 4 ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो हैं वो यूज़ की जाती हैं, जैसे कि ट्रेड पॉलिसी है, फिस्कल पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसीज़ हैं। ये तमाम पॉलिसीज़ जो हैं ये गवर्नमेंट की जो ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव्स हैं, इन ऑब्जेक्टिव्स को अटेन करने के लिए तमाम पॉलिसीज़ को हम यूज़ करेंगे और हम देखेंगे कि इन पॉलिसीज़ का इफ़ेक्ट क्या आ रहा है इकोनॉमी के ऊपर। तो हम फर्दर आगे मूव करते हैं अपने इसी हमने चैप्टर 1 को स्टार्ट किया, जिसके अंदर हमारा पर्पस था कि हम सिर्फ जो है डेफिनेशन को यहाँ पे डिस्कस कर सकें। ये चैप्टर 1 में कुछ क्वेश्चंस मैक्रो इकोनॉमिक्स के जिनका भी हमने जिक्र किया उनको यहाँ पे डिटेल से डिस्कस किया गया है। कि जो सेंट्रल क्वेश्चंस है ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसमें पहला क्वेश्चन है इंस्टेबिलिटी ऑफ आउटपुट मींस टू गेट हायर लेवल ऑफ ग्रोथ रेट। अब हायर लेवल ऑफ ग्रोथ रेट की जब हम बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि इकोनॉमी में इनकम का लेवल जो है वो हाई रहना चाहिए, इनकम का लेवल इकोनॉमी के अंदर हाई होना चाहिए। ज़ाहिर बात है, अगर इनकम लेवल हाई होगा इकोनॉमी का तो जो इकोनॉमी है वो बेहतर अंदाज से लोगों को भी वेजेस पे कर सकेगी। जो रिवार्ड्स हैं लेबर के, कैपिटल के, वो अच्छे तरीके से पे किए जा सकते हैं जब जब इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ रेट अच्छा होगा। आपको पता है कि इकोनॉमी के अंदर डिफरेंट फेजेस आते हैं, इकोनॉमीज़ कभी रिसेशन में जाती हैं, कभी इकोनॉमीज़ जो है रिकवरी की तरफ जाती हैं। तो ये जो साइक्लिकल बिहेवियर है आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट का, ज़ाहिर बात है जब आउटपुट कम होगी रिसेशन के अंदर तो एम्प्लॉयमेंट लेवल भी कम होगा और अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज़ होगी। जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी जो है वो रिसेशन में है ड्यू टू कोविड-19।
तो इसकी वजह से आउटपुट भी कम प्रोड्यूस हो रही है और लोगों की एम्प्लॉयमेंट भी कम हो रही है और अनएम्प्लॉयमेंट जो है पूरी दुनिया में वो इंक्रीज हो रही है ड्यू टू दिस रिसेशन ऑफ कोविड-19। तो बेसिकली ये एक साइक्लिकल जो बिहेवियर है इकोनॉमी में आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट का, इसको हमने देखना है थ्रू मैक्रो इकोनॉमिक्स की साइक्लिकल बिहेवियर क्या है जो इकोनॉमी के अंदर आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट का आता है और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रिसेशन को इफेक्ट करते हैं और इस रिसेशन से कैसे ओवरकम किया जा सकता है। अब अगर हम एग्जांपल लें पाकिस्तानी गवर्नमेंट की, तो हमें यहाँ पे रिसेशन नज़र आ रहा है हमारी इकोनॉमी के अंदर ड्यू टू कोविड-19। हम देखते हैं कि ओवरऑल जो इकोनॉमी की इनकम है वो फॉल कर रही है, लोगों का एम्प्लॉयमेंट जो है वो रिड्यूस हो रहा है, इकोनॉमी के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो इंक्रीज हो रही है। अब यहाँ पर आपने देखा कि गवर्नमेंट ने फिजिकल और मॉनेटरी एंड ट्रेड पॉलिसीज़ को यूज़ किया। इस दौरान कोविड-19 में हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि जो हमारी फॉरेन ट्रेड थी वो अच्छी रही। हमारी जो गारमेंट्स की इंडस्ट्री है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी रही। पूरी दुनिया का रिस्पॉन्स जो है हमारी पाकिस्तानी गारमेंट्स इंडस्ट्री के लिए अच्छा रहा और जो डिमांड थी इस कोविड-19 के अंदर ये हमारी गारमेंट्स इंडस्ट्री की अच्छी जनरेट हुई, जिसकी वजह से ये इंडस्ट्री हमारी मज़ीद एक्सपेंड कर रही है। हमारी जो ट्रेड है उसके उसमें इंक्रीज़ आ रहा है। जो ट्रेड इंक्रीज़ हो रही है मीन्स हमारा जो फॉरेन जो रिज़र्व्स हैं उसमें इम्प्रूवमेंट आ रही है। तो एक ये हमें यहाँ पे बिहेवियर नज़र आया अपनी पाकिस्तान इकोनॉमी के अंदर ड्यूरिंग कोविड-19। ये एक अच्छा इम्पैक्ट था। अगर हम बुरे इम्पैक्ट की बात करें तो हमारी इकोनॉमी के अंदर इस रिसेशन टाइम के अंदर हमने देखा कि कुछ इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो गई और कुछ इंडस्ट्रीज़ ने ग्रो भी किया। जैसे कि हम देखें कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो है इसने ग्रो किया, जबकि दूसरी इंडस्ट्रीज़ जो हैं हाउसिंग की या कई हमने ऐसी इंडस्ट्रीज़ देखी हैं जिसने इस कोविड-19 में बड़े उसके अंदर बुरे इफ़ेक्ट आए हैं और हमने देखा कि वो इंडस्ट्रीज़ जो है ख़त्म हो गई। हमने देखा कि ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर जो है वो एम्प्लॉयमेंट कम हो गई है, लोग बेरोज़गार ज़्यादा हो गए हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी बनाई कि गवर्नमेंट ने कहा कि चूँकि लॉकडाउन के अंदर लोग काम नहीं कर सकते, लोग अनएम्प्लॉयड हैं, लोगों की अर्निंग नहीं है, तो गवर्नमेंट ने लॉकडाउन के अंदर ये पॉलिसी बनाई कि जी हम पर हाउस होल्ड जो है उनको गवर्नमेंट जो है वो पे करेगी, उन्हें वजीफ़ा देगी। तो कुछ अरसे तक ये सिलसिला जो है गवर्नमेंट इसको कुछ अरसे तक गवर्नमेंट इसको फाइनेंस कर सकी, इस वजीफ़े को जो है गवर्नमेंट जो है पे कर सकी लोगों को, लेकिन कुछ अरसे के बाद गवर्नमेंट के लिए ये पॉसिबल नहीं रहा। तो गवर्नमेंट ने कहा कि कंप्लीट लॉकडाउन के अंदर गवर्नमेंट को एक्सपेंसेस ज़्यादा आते हैं, रिसेशन ज़्यादा आता है, तो गवर्नमेंट ने पार्शियल लॉकडाउन अप्लाई कर दिया, जिसके अंदर जो तालीमी इदारे थे उनको बंद कर दिया, बाकी के इदारे जो है उसी तरीके से काम कर रहे हैं, टाइम लिमिट लगा दी। तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी थी इस कोविड-19 के अंदर जो रिसेशन आ रहा था उसको ओवरकम करने के लिए। ये पॉलिसी क्या थी कि पार्शियल लॉकडाउन लगाया जाए, कंप्लीट लॉकडाउन ना लगाया जाए। और 2021 में जो लॉकडाउन की सिचुएशन है वो लिमिटेड है। लिमिटेड किस सेंस में कि सिर्फ पाकिस्तान के अंदर जो बड़ी-बड़ी डिवीजन्स थी जहाँ पर कोविड-19 के केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे थे, सिर्फ उन शहरों के अंदर जो है लॉकडाउन किया गया, वो भी पार्शियल लॉकडाउन किया गया कि सिर्फ तालीमी इदारे बंद किए गए, जो एक्टिविटीज़ थी पूरे पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को टाइम टाइम बाउंड किया गया कि जी 6 बजे तक आप शॉपिंग कर सकते हैं, उसके बाद आप शॉपिंग नहीं कर सकते। तो ये क्या थी गवर्नमेंट की पॉलिसी, पर्पस क्या था, इंस्टेबिलिटी ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल करना। ये किस लिए ये सब सब गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई टू गेट हायर ग्रोथ रेट। जैसे कि कोविड-19 में पूरी दुनिया का ग्रोथ रेट जो है वो नेगेटिव में भी गया है, तो इसी वजह से पाकिस्तान भी इफेक्ट हुआ है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, टू गेट हायर ग्रोथ रेट। तो इसके लिए अभी हमने ये कोविड-19 की एक सिंपल एग्जांपल हमने अभी स्टडी की। तो नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है वो है मूवमेंट्स इन इन्फ्लेशन रेट। ज़ाहिर बात है कोविड-19 में इन्फ्लेशन भी हमने देखी कि चीज़ों की कीमतें जो हैं वो इंक्रीज़ हो गई। चीज़ों की कीमतें क्यों इंक्रीज़ हो गई, जब हमारे पास चीज़ें शॉर्ट हो गई। ये हमने एग्जांपल शुगर के लिए देखी पाकिस्तान में कि शुगर की शॉर्टेज हुई तो शुगर की प्राइस जो है वो इंक्रीज़ कर गई है। अब लोकल मार्केट में
आपको 100 रुपीज़ पर केजी शुगर मिलती है, जबकि गवर्नमेंट सब्सिडी दे के 63 65 तक आपको शुगर की जो है वो सप्लाई देने की प्रॉमिस करती है। अब किस हद तक गवर्नमेंट सप्लाई को मेंटेन कर पाती है शुगर की, वो एक अलग स्टोरी है। लेकिन बहरहाल गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन रेट। तो गवर्नमेंट ने इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करने के लिए, शुगर की एग्जांपल हमने ली, गवर्नमेंट ने अपना रेट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया, और गवर्नमेंट के जो प्लेसेस हैं, यूटिलिटी स्टोर हैं या रमज़ान बाज़ार है, वहाँ पे गवर्नमेंट कहती है जी कि वो पब्लिक को सस्ती चीनी मुहैया कर रही है। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए इन्फ्लेशन की गवर्नमेंट ने एक कमोडिटी को लिया और उसके लिए गवर्नमेंट ने खुद सब्सिडी दी, खुद सब्सिडाइज किया। तो ये एक प्रॉब्लम को ओवरकम किया गवर्नमेंट ने। इसके अलावा अभी उसके बाद एक और फिर पाकिस्तान में एक बहरान आया आटे का, जिसके अंदर हमने देखा कि आटे की किल्लत होगी और आटा जो है वो महंगा मिलने लगा पूरी इकॉनमी के अंदर। तो गवर्नमेंट ने इसको ओवरकम करने के लिए क्या किया कि गवर्नमेंट ने खुद से आटे की प्रोडक्शन जो है वो सब्सिडाइज रेट के ऊपर करना स्टार्ट कर दी, और हमने देखा कि लोग लाइनों में लग के आटा जो है वो परचेज कर रहे हैं। तो इस तरह से आटा और चीनी की जो प्रॉब्लम्स आई इन्फ्लेशन की वजह से, इन्फ्लेशन पे इंक्रीज आया, मीन चीनी की कीमतें बढ़ गई, आटे की कीमतें बढ़ गई, तो गवर्नमेंट ने उसके लिए पॉलिसी बनाई। तो बहरहाल गवर्नमेंट इस तरह से पॉलिसीज बनाते हुए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। इन्फ्लेशन रेट को के अंदर मूवमेंट जो आ रही है, इन्फ्लेशन रेट क्यों इंक्रीज हो रही है, इन्फ्लेशन में क्यों चेंजेस आ रही है, इसकी इसकी वजह से जो मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो जनरेट जनरेट होती है, और जिसको मैक्रो इकोनॉमिक्स ने थ्रू मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज जो है वो कंट्रोल करना है। तो गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी, गवर्नमेंट की फिजिकल पॉलिसी है, और गवर्नमेंट ने फिजिकल पॉलिसी का टूल यूज़ करते हुए सब्सिडाइज किया शुगर को और व्हीट को, आटे को। तो बहरहाल फिर नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, जो मैक्रो इकोनॉमिक कंसर्न है, वो है आउटपुट इन्फ्लेशन रिलेशनशिप। आउटपुट और इन्फ्लेशन का एक रिलेशनशिप है। जैसे जैसे आउटपुट में इंक्रीज आएगा, इन्फ्लेशन के अंदर भी चेंज आएगा। एक रिलेशनशिप इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट के दरमियान भी एग्जिस्ट करता है, जिसे हम फिलिप्स कर्व कहते हैं। एक रिलेशनशिप आउटपुट एंड इन्फ्लेशन के दरमियान एग्जिस्ट करता है। तो ये जो रिलेशनशिप्स हैं बेसिकली अगर हम देखें, ये किस तरह के हो सकते हैं कि जब आउटपुट ज़्यादा होगी, जब चीज़ें ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी तो सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई के बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन रेट जो है वो कम रहेगा। ये एक रिलेशनशिप है आउटपुट एंड इन्फ्लेशन का। मीन्स अगर आउटपुट ज़्यादा होगी तो इन्फ्लेशन जो है इसकी वजह से, आउटपुट के ज़्यादा होने की वजह से इन्फ्लेशन जो है वो कम रहेगी। तो ये एक रिलेशनशिप है जी। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि आउटपुट के बढ़ने से इन्फ्लेशन कम रहेगी, इसी तरह से ये रिलेशनशिप इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट का भी है कि जब इन्फ्लेशन इंक्रीज होती है तो अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होती है। ये हमने आगे जाके डिस्कस करना है इन फिलिप्स कर्व कि ज़ाहिर बात है जब महंगाई ज़्यादा होती है, जब इन्फ्लेशन ज़्यादा होती है, तो इन्फ्लेशन ज़्यादा होने की वजह से लोग जो होते हैं, जो प्रोड्यूसर होते हैं, उन्हें चीज़ों की प्राइसेस के अंदर नज़र आता है प्रॉफिट, और प्रॉफिट जो है वो उन्हें मोटिवेट करता है कि वो प्रोडक्शन को और इंक्रीज़ करें। जब प्रोडक्शन इंक्रीज़ होती है ड्यू टू इन्फ्लेशन, वो उसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो ज़्यादा लोगों को हायर करते हैं ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए, प्रॉफिट ज़्यादा अर्न करने के लिए। तो इससे क्या होता है, इससे इकोनॉमी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो रिड्यूस होती है। ये फिलिप्स कर्व का एक शॉर्ट रन थ्योरी है कि शॉर्ट रन के अंदर ऐसा एग्जिस्ट करता है कि शॉर्ट रन में प्राइस ज़्यादा हुई, नए प्रोड्यूसर मार्केट में इन हो गए, नए प्रोड्यूसर मार्केट में इन होने की वजह से लोगों को रोज़गार मिला और अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस होगी। इसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं, अभी रिसेंटली कोविड-19 में मास्क की प्रोडक्शन आपने देखा कि मास्क कोविड-19 से पहले 1 रुपीज़ पर पीस या 2 रुपीज़ पर पीस जो है वो सेल किया जाता था, और दुनिया में किसी को पता ही नहीं था कि मास्क कितने का है, मास्क कहाँ से मिलता है, मास्क कैसे बनता है, मास्क की अहमियत क्या है। कोविड-19 से पहले पूरी दुनिया को इस चीज़ का आइडिया नहीं था, लेकिन कोविड-19 के अंदर हम सब ने ये ऑब्जर्व किया कि हमें पता लग गया कि मास्क कितने का मिलता है। मास्क 20 रुपीज़ तक सेल होता रहा, जो मास्क कोविड से पहले 1 रुपी पर पीस सेल हुआ करता था, या जो मास्क 2 रुपीज़ पर पीस सेल हुआ करता था कोविड-19 से पहले। कोविड-19 के दौरान वो मास्क जो है 20 रुपीज़ तक
मार्केट में सेल होता रहा। फिर क्या हुआ कि 20 रुपीज़ के अंदर एक हैंडसम प्रॉफिट प्रोड्यूसर को नज़र आया। इसकी वजह से उन्होंने अपनी प्रोडक्शन को एक्सपेंड किया, नए प्रोड्यूसर मार्केट में इन हुए, उन्होंने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी। तो इससे क्या हुआ कि इन्फ्लेशन ने लोगों को मोटिवेट किया कि इन्फ्लेशन ज़्यादा है मींस प्राइस ज़्यादा है, वो ये चीज़ ज़्यादा प्रोड्यूस करें ताकि उन्हें भी प्रॉफिट मिल सके। तो इससे मार्केट में नए मास के प्रोड्यूसर्स इन हो गए जिन्होंने प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। ज़ाहिर बात है प्रोडक्शन के लिए उन्होंने लोगों को हायर किया, लोगों को जब एम्प्लॉय किया तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हुई। जब अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हुई तो हमने देखा कि वो जो चीज़ें थी, वो जो मास की प्राइस थी वो दोबारा अब पहले से कम हो गई है। जो 20 रुपीज़ पर पीस किसी टाइम पे थी अब दोबारा मुनासिब हो गई है, लेकिन स्टिल जो मास की प्राइस है वो बिफोर कोविड-19 से अभी भी ज़्यादा है। तो अभी हम देखते हैं कि अभी मास की जो है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमें नहीं पता, लेकिन हमें मार्केट में अगर आप मास लेने जाएँ तो 10 रुपीज़ पर मास जो है आपको अच्छी क्वालिटी का जो है एक डिस्पोजेबल मास्क आपको मिल जाता है। तो बेसिकली ये क्या शो करता है रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, के मार्केट में इकोनॉमी में इन्फ्लेशन हुई जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हुई। तो ये नेगेटिव रिलेशन है बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। तो बहरहाल ये एक इकोनॉमिक एक मैक्रो इकोनॉमिक कंसर्न है। इसको हम आगे जाके डिटेल से इसकी जो फिलिप्स थ्योरी है, फिलिप्स कर्व की, हम उसे डिस्कस करेंगे। अच्छा, फिर नेक्स्ट जो मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है जिसको डील करती है मैक्रो इकोनॉमिक्स, वो है ग्रोथ स्लो डाउन एंड टर्न अराउंड। मींस ग्रोथ रेट जो है वो कम हो जाता है इकोनॉमी के अंदर, ठीक है, तो उसकी वजह से इकोनॉमी को रिसेशन फेस करना पड़ती है। जिस तरह कोविड-19 में हम देख रहे हैं लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। तो इसको ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट को जो है वो पॉलिसीज़ बनानी पड़ती हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है इकोनॉमी के अंदर एक बिज़नेस साइकिल होता है। बिज़नेस साइकिल आपको पता है कि बिज़नेस साइकिल जो है वो शो करता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमेशा दुनिया में इकोनॉमी के अंदर एक जैसी नहीं रहती। मीन्स इकोनॉमीज़ हमेशा बूम पे नहीं रहेंगी, इकोनॉमीज़ कभी बूम पे जाएँगी, कभी इकोनॉमी डिप्रेशन में जाती हुई ट्रफ में चली जाएगी, फिर ट्रफ से रिकवर होते हुए रिकवरी उसके अंदर होगी और रिकवर होते हुए दोबारा वो बूम बूम की तरफ चली जाएगी। तो इकोनॉमी के अंदर एक बिज़नेस साइकिल एग्ज़िस्ट करता है। बिज़नेस साइकिल का मतलब ये है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कभी ज़्यादा होती हैं, कभी कम होती है इकोनॉमी के अंदर। इसे हम कहते हैं कि ये है ग्रोथ का स्लो डाउन होना और टर्न अराउंड होना। तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ अगर ज़्यादा अरसे तक रहे तो इकोनॉमीज़ जो है वो पुअरली सफ़र करती है। लेकिन अगर इसका टाइम पीरियड शॉर्ट हो मीन्स साल 2 साल में ही इकोनॉमीज़ रिकवर कर जाएँ, बूम पे चली जाए, तो इकोनॉमी के लिए बेहतर है। जैसे आप देखेंगे पाकिस्तान में ऐसा कब होता है? पाकिस्तान में जब भी इलेक्शन होने होते हैं, नए इलेक्शन होने होते हैं, जब गवर्नमेंट चेंज होती है तो इकोनॉमी में एक रिसेशन की तरफ हमें जाना होता है। जब भी गवर्नमेंट दोबारा से आती है, नई गवर्नमेंट आती है, इलेक्शन होते हैं, उसके बाद इकोनॉमी जो है नई गवर्नमेंट के सामने जो है रिसेशन में उसे मिलती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ सबसे कम मिलती हैं नई गवर्नमेंट को। फिर उसके बाद वो गवर्नमेंट नई वाली अपनी पॉलिसीज़ बनाती है, कोशिश करती है, ज़ोर लगाती है और फिर 2 साल बाद, 3 साल बाद हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि अब इकोनॉमी ठीक है। तो फिर जब गवर्नमेंट के जाने का टाइम होता है, गवर्नमेंट की जाने की वजह से ये जो भी इसके फैक्टर्स होंगे, तो बहरहाल गवर्नमेंट हम देखते हैं कि हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दोबारा से जो है रिसेशन में जाना शुरू हो गई है, जब गवर्नमेंट के जाने का टाइम आ रहा होता है। तो बहरहाल हम ये कंटिन्यूअसली ऑब्ज़र्व कर रहे हैं प्रीवियस 2-3 गवर्नमेंट्स के चेंज होने की वजह से कि ऐसा जो ये चेंज है, ये ग्रोथ के अंदर ही हम ये एक गवर्नमेंट्स के चेंज होने के साथ एसोसिएट कर सकते हैं इन पाकिस्तान। तो दुनिया के अंदर इसको इसके और भी कई इसकी जो है वो रीज़न्स हैं। जैसे हम देखें फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 में आए मिडल ईस्ट में, उसकी वजह से पूरी दुनिया की मार्केट्स इफ़ेक्ट हुई, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर उसका इफ़ेक्ट रिलेटिवली कम था। तो इस तरह की चीज़ें हम देखते हैं। अच्छा, फिर नेक्स्ट है जी इम्प्लीकेशंस ऑफ डेफिसिट्स एंड सरप्लस। हम देखते हैं कि हमारा फाइनेंशियल सेक्टर जो है वो डेफिसिट में भी होता है, सरप्लस में भी होता है। इसके अलावा हम इसको ट्रेड के साथ एसोसिएट भी कर सकते हैं कि हमारी जो ट्रेड है, जो पाकिस्तान की ट्रेड है, ट्रेड जो है हमारी कभी डेफिसिट में होती है, कभी सरप्लस में होती है। ट्रेड का मतलब ये है कि नेट ट्रेड का मतलब ये है एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स।
तो एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स हमारी डेफिसिट में भी होती है और कभी सरप्लस भी होती है। हमने देखा कि पाकिस्तान के अंदर हमें बहुत कम ईयर्स ऐसे मिले हैं जब हमारा ट्रेड सरप्लस रहा है। तो पर ट्रेड सरप्लस के हवाले से हम डेफिसिट और सरप्लस डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा बजट डेफिसिट, बजट सरप्लस के हवाले से भी हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। तो हम इस पे देखें कि पाकिस्तान का बजट हमेशा डेफिसिट में ही रहता है। हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं और गवर्नमेंट का जो बजट का रेवेन्यू है वो कम होता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि पाकिस्तान में बजट डेफिसिट रहता है। पाकिस्तान में बजट सरप्लस बहुत कम रहा है। इसके अलावा ट्रेड सरप्लस भी बहुत कम रहा है। तो हमारी ऐसी जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, क्योंकि उन्हें अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए बाहर से लोन लेना पड़ता है, तो हमारा बजट हमेशा डेफिसिट में रहता है, जिसकी वजह से हमारी ट्रेड जो है वो भी सरप्लस में नहीं आ पाती। तो बहरहाल इस डेफिसिट और सरप्लस को ऑब्जर्व करना, इसके लिए पॉलिसी बनाना भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक ऑब्जेक्टिव है। तो ये मैक्रो इकोनॉमिक कंसर्न है जिसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया इन सेंट्रल क्वेश्चंस इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। अच्छा, इसके अलावा